वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे सीए फाइनल में 25 एग्जामिनेशन के हिसाब से या जो स्टूडेंट सीएमए के लिए अपीयर हो रहे हैं फॉर जून एग्जामिनेशन, मैंने अमेंडमेंट्स ऑलरेडी डाल दिया था इन जनवरी एंड फरवरी। तो आपको आपने अमेंडमेंट्स देख लिया होगा, और क्या अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, तो अमेंडमेंट जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे पहले दो लेक्चर्स में जीएसटी की सारी अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर ली थी, कुछ भी हमारा बाकी नहीं था। ठीक है। फिर मैंने आपको ये कहा था कि लेक्चर 03 जो है, ये लेक्चर 03 यहाँ पे मैं तब अब ये रिकॉर्ड करूँगा जब इंस्टीट्यूट की स्टैट्यूटरी अपडेट्स आ जाएगी। अब देखो हुआ क्या, ओके इंस्टीट्यूट की स्टैट्यूटरी अपडेट्स आई नहीं। ओके मैं अभी तक वेट ही कर रहा था, क्योंकि जनरली हर एग्जाम में मैं ऐसा करता हूँ, पर इस बार अभी तक तो नहीं आई है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने फिर अपना स्टडी मैट लिया और स्टडी मैट पे पूरा कंपेयर करके अब जो जो अमेंडमेंट्स है वो अमेंडमेंट्स मैंने कवर कर लिए। तो अब आज के अमेंडमेंट लेक्चर 03 में हम कस्टम्स और एफटीपी की अमेंडमेंट्स पूरा 100% देख लेंगे, और आप पूरा कॉन्फिडेंस रखो कि आपकी सारी अमेंडमेंट्स कवर हो गई है। जीएसटी की पहले दो लेक्चर में कवर हो गई है, और कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की अभी हम कवर कर लेंगे। अब कस्टम्स की अमेंडमेंट बहुत इजी है, इजीली मैनेजेबल है, मतलब आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। बात करें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की तो एज यूजुअल थेरी है, आधी समझ में आती है आधी नहीं समझ में आती है। तो चलिए अभी हम कवर कर लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपका ध्यान लाएंगे। यस, ये सेशन आधी घंटे से ज़्यादा नहीं होगा, या आधी घंटे का सेशन आपने कैसे भी टाइम निकाल के देख लेना, तो आपका 100% अमेंडमेंट कवरेज हो जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी है अमेंडमेंट्स की, पहले दो लेक्चर्स और उसमें ये तीसरा लेक्चर्स मैं ऐड कर दूंगा। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, आपके आरटीपी रिलीज हो चुकी है, तो आरटीपी जरूर पढ़िएगा। अब आप ये जरूर कहोगे कि सर आपका आरटीपी का सेशन कब आएगा, तो हाँ, मैं नेक्स्ट वीक में आपको आरटीपी का सेशन डाल दूंगा, और 1 से 1.5 घंटे का सेशन होगा। मैं उसमें ट्रिकी एडजस्टमेंट यानी जो एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है और आपने पढ़ना चाहिए, वो एडजस्टमेंट मैं कवर करके आपको सारा आरटीपी कवर कर दूंगा, तो वो भी आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे यस, स्टे ट्यून विद दिस यूट्यूब चैनल थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर, क्योंकि अब एग्जाम के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो कॉन्सेप्ट मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अमेंडमेंट्स है या मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है, तो ऐसे वीडियोस मेरे हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। अब आपका एक सवाल जो बहुत दिनों से आ रहा है कि सर कस्टम्स की अमेंडमेंट्स कब आएगी, तो कस्टम्स के अप्रॉक्सीमेटली 3 लेक्चर्स रहेंगे, और वो हमारे मिशन संभव में कवर कर लिए जाएंगे। अगर आप ये पूछोगे कि सर मिशन संभव है क्या, ओ भाई साहब, ये तो हमारे आईटीटी का रिवीजन है। ओके, चार्ट बेस्ड रिवीजन है जो हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, और जीएसटी के सारे चैप्टर्स मैंने डाल दिए रिवीजन करके, तो जरूर देख लीजिएगा। मिशन संभव आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और चार्ट बेस्ड रिवीजन मैंने सारे चैप्टर्स की है, तो अब उसमें ही मैं कस्टम्स की रिवीजन डाल दूंगा। ओके, कस्टम्स की रिवीजन यहाँ पे पहला लेक्चर जो होगा, पहले 3-4 चैप्टर्स कवर कर ली जाएगी, दूसरे लेक्चर में हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर कर लेंगे, और लेक्चर नंबर 3 में बचे हुए टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 3 सेशन में कवर हो जाएगा, और एक सेशन अराउंड जो है 1.5 से 2 घंटे के आसपास रहेगा। ठीक है, तो आपने जैसे भी ये टाइम निकाल लेना। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कहने वाला हूँ कि यहाँ एएफएम के लिए हमारे साथ सीए पवन कारमेले सर ज्वाइन हो चुके हैं, जो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और अपने सिंप्लिसिटी के लिए फेमस है, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनकी अगर आप दिखोगे तो आप भी उनके फैन हो जाओगे, आप वैसे जानते ही होगे। तो दोस्तों यस, उनकी बैच स्टार्ट हो चुकी है। अकॉर्डिंगली आप आपने अगर एएफएम कर लिया होगा तो आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो, वो एक्सक्लूसिवली वी स्मार्ट के साथ है, और आप वी स्मार्ट पे एएफएम का जो है यहाँ पे यस ये कोर्स बाय कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, और आपने एफएम नहीं किया तो चलो उनका एफएम कर लो, उनकी भी रिवीजन्स आते रहेगी, वो वी स्मार्ट के चैनल पे या उनके पर्सनल चैनल पे रहेगी, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगी। तो चलिए अब ज़्यादा लेट ना करते हुए हम हमारा स्टार्ट कर देंगे अमेंडमेंट लेक्चर 03। चलो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे अमेंडमेंट लेक्चर 03 आ जाओ। तो कस्टम्स एक्ट 1962, सर इसकी नोट्स कहाँ मिलेगी? वही बेटा डिस्क्रिप्शन में वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक है, उसमें मैं ये अपडेट कर दूंगा, आपने इतनी सी प्रिंट आउट निकाल लेना। ओके, तो कस्टम्स एक्ट 1962 जो है, इसमें छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हुई है, बहुत इजीली मैनेजेबल है, और मैं कहूँगा कोई ज़्यादा ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं कि जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सके, सिंपल छोटी छोटी अमेंडमेंट्स है। हाँ, पूछे तो 1-2 मार्क के क्वेश्चन पूछ लेंगे। अमेंडमेंट हुई है एडिशनल कस्टम ड्यूटी के सेक्शंस में।
एडिशनल कस्टम ड्यूटी में हमने ये पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो एसीडी 37, एसीडी 39, 31 भी पढ़ा था, 35 भी पढ़ा था, पर 37 और 39 हमें अच्छे से पढ़ के जाना है क्योंकि वो कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे एसीडी 39 की अगर हम बात करें तो काउंटरवेलिंग लेवी ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन सेस, एसीडी 39 जो लेवी होता है वो जीएसटी सेस को कवर करता है ऑन इंपोर्टेड गुड्स। ओके इसमें एक छोटा सा ये अमेंडमेंट हुआ है जो पढ़ के चले जाना, वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एग्जम्प्टेड ऑल गुड्स इंपोर्टेड बाय यूनिट और डेवलपर ऑफ एसईजेड फॉर देयर ऑथराइज्ड ऑपरेशंस। हाँ अब देखो पहले जीएसटी सेस के लिए ओके हाँ यानी एसडी 39 के लिए एग्जाम्शन नहीं था, अब वो एग्जाम्शन लेके आ गए हैं। अगर एसईजेड यूनिट ने या डेवलपर ने इंपोर्ट किया कोई गुड्स और वो गुड्स नोटिफाइड है अंडर जीएसटी सेस फॉर लेवी ऑफ एसडी 39, तो ऐसे केस में अगर एसईजेड यूनिट या डेवलपर ऑथराइज ऑपरेशन के लिए इंपोर्ट करते हैं तो उनको ये जीएसटी सेस से एग्जाम्शन दे दिया जाएगा। ओके तो फ्रॉम द वोल ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन इज लेविएबल अंडर सेक्शन 39 ऑफ कस्टम ड्यूटी एक्ट, रीड विद सेक्शन 82 ऑफ द जीएसटी कंपेंसेशन स्टेट एक्ट। तो और ये एग्जाम्शन रिट्रोस्पेक्टिवली है फ्रॉम द 1 जुलाई। डन 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 डन। अब आ जाओ यहाँ पे 312 पे। 312 को इतना यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनेंस एक्ट 2024 में ये क्या क्या है देखो, प्रोविजन ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962 एंड ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयरअंडर इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू those relating to date of determination of rate of duty, assessment, non-levy, short levy, refund, exemption, interest, recovery, appeal, offence and penalties shall as far as may be applied to duty or taxes cess as the case may chargeable under this section and as they apply in relation to duties leviable under this act, all rules regulation made thereunder as the case may be। मतलब अब इसका सिंपल ये बताओ क्या कि भाई ये प्रोविजन पहले नहीं थी, पर पहले ये नहीं भी होगी तो भी एक लाइन था कि भाई फॉर कलेक्शन एंड अदर पर्पस कस्टम्स प्रोविजन एज इज अप्लीकेबल, लेकिन वो कैसा था, थोड़ा एम्बिग्यूअस था। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। सर ये है क्या, बता दो कि एसीडी जो लगती है अंडर दिस सेक्शन का मतलब एसीडी जो लगती है सेक्शन 3 में, ये एसीडीज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ लोकल टैक्सेस, अदर टैक्सेस, उसके लिए लगती है और ये कस्टम टैरिफ एक्ट में लगती है। आई रिपीट, ये कस्टम टैरिफ एक्ट में लगती है। तो क्या था कि भाई एसीडी का रेट कौन से दिन का लिया जाए, मैंने पढ़ाते वक्त तो आपको पढ़ा दिया था क्योंकि ये पहले से प्रोविजन थी, सिर्फ अब उसको क्लैरिफाई किया इन्होंने। तो मैंने आपको कहा था कि वही रेट लो जो हमने सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट में पढ़ा, मतलब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इन वर्ड, वो जो एक चार्ट हमने बनाया था वही रेट ले लो और बात को खत्म करो। अब देखो क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ा और क्लैरिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई डिटर्मिनेशन ऑफ रेट, असेसमेंट, नॉन लेवी, शॉर्ट लेवी, रिफंड, एग्जम्पशन, इंटरेस्ट, रिकवरी, अपील, तो कस्टम एक्ट की ये जो प्रोविजन है, ये सारी प्रोविजन जैसे आप बेसिक कस्टम ड्यूटी को लगाते हो, सेम प्रोविजन आप एसीडी को लगाओगे, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को लगाओगे। यानी असेसमेंट भी कस्टम एक्ट के हिसाब से होगा, इवन तो ये लेवी कस्टम टैरिफ एक्ट की है लेकिन कस्टम एक्ट के हिसाब से ही होगा। ओके उसके बाद में नेक्स्ट जो है शॉर्ट लेवी, नॉन लेवी, तो एक्शन कैसे होगी, कस्टम एक्ट के हिसाब से होगी, एग्जम्पशन, इंटरेस्ट, रिकवरी टोटली कस्टम एक्ट के हिसाब से आप अप्लाई करोगे। तो इन सिंपल वर्ड जो प्रोविजन आप बीसीडी को लगाओगे वही प्रोविजन एसीडी के लिए होगी। तो चलो ये था एडिशनल कस्टम ड्यूटी में और कस्टम टैरिफ एक्ट में ओके थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स ओके वो मैंने ले ली। अब एक ये अमेंडमेंट थोड़ी मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं और ये री इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स पर है। अब ये रीइम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो जब कोई गुड्स यहाँ पे एक्सपोर्ट होके, यानी पहले ये गुड्स एक्सपोर्ट हुआ और एक्सपोर्ट करने के बाद सेम गुड्स इंडिया में वापस आया, तो जब एक्सपोर्ट होके इंडिया में वापस आता है तो इसको हम कहते हैं री इम्पोर्ट। इसको हम कहते हैं क्या बेटा, री इम्पोर्ट। याद आया आपको? तो सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर री इम्पोर्ट हुआ होगा और इसमें एक नोटिफिकेशन है, नो डाउट यहाँ आप लिख देना, ये जो है नोटिफिकेशन, यहाँ पे नोटिफिकेशन में कंसेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो सेक्शन 20 तो एक लाइन में ये कहता है, क्या कहता है कि अगर कोई गुड्स री इम्पोर्ट हुआ, यानी वो गुड्स एक्सपोर्ट होके वापस री इम्पोर्ट होता है, तो इट विल बी ट्रीटेड एट पार विद अदर इंपोर्टेड गुड्स, मतलब कस्टम ड्यूटी आ जाएगी इसके ऊपर, जबकि इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ है, लेकिन उसमें फिर नोटिफिकेशन के थ्रू कंसेशन दिए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सेक्शन ना प्रोविजन अच्छे से पढ़ के जाना और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ लेना। ओके क्वेश्चंस भी अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट एरिया है सेक्शन 20। तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, समझ लो कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ, जब वो एक्सपोर्ट होता है तो कस्टम में उसके ड्रॉबैक मिलते हैं। ड्रॉबैक मतलब रिफंड, कस्टम्स के रिफंड मिल जाते हैं या जीएसटी के कंसेशन मिल जाते हैं,
जीएसटी के कंसेशन, आईजीएसटी का रिफंड वगैरह मिल जाता है। क्यों? क्योंकि बंदे ने एक्सपोर्ट किया। अब ये गुड्स जब वापस इंडिया में रीइम्पोर्ट होगा, ये गुड्स इंडिया में रीइम्पोर्ट होगा, तो गवर्नमेंट ने फिर पूरा ड्यूटी नहीं लगाया, कंसेशन क्या दिया कि ठीक है रीइम्पोर्ट पे पूरा ड्यूटी नहीं लगाते हैं, लेकिन जो तुमने बेनिफिट लिए, क्या बेनिफिट लिए, ड्रॉबैक लिया, जीएसटी बेनिफिट्स लिए या कोई भी बेनिफिट्स तुमने लिए होगे, उतना पे कर दो, उतना पे कर दो, पूरा ड्यूटी मत दो, पर एटलीस्ट जो बेनिफिट लिए उतना तो पे कर दो। तो यस, गुड्स एक्सपोर्टेड अंडर क्लेम ऑफ ड्रॉबैक, रिफंड ऑफ आईजीएसटी पेड ओके अंडर बॉन्ड विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, मतलब जो भी जीएसटी के बेनिफिट लिए या कस्टम्स ड्यूटी के रिफंड लिए, कस्टम ड्यूटी के रिफंड को क्या बोला जाता है? ड्रॉबैक बोला जाता है। तो जो भी आपने बेनिफिट लिए होंगे, तो ये जो इंसेंटिव आपने अवेल किए उतना आपको दे देना पड़ेगा। और उसकी कंडीशंस थी, और कंडीशंस क्या थी? टाइम लिमिट फॉर री इंपोर्टेशन इज 5 years एक्सटेंडेबल टू 7 years। ओके, पहले ये जो टाइम पीरियड था 3 years था, लेकिन अब ये ओके वहां आपने चेंज कर लेना, आपके नोट्स में सभी ने चेंज कर लेना, आपके नोट्स में ये अब 5 years हो चुका है, जो एक्सटेंडेबल टू 7 years होगा। तो ये जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो अगर 5 साल में वापस आता है तो ये बेनिफिट मिलेगा। सर अगर 5 साल के बाद आता है तो फिर तो पूरा ड्यूटी लग जाएगा। अगर विद इन 5 years ला रहे हो तो वो सिचुएशन में यहां पे आपको उतना ही ड्यूटी लगाया जाएगा जितना आपने बेनिफिट लिया। दूसरा, सेम 5 years का कंडीशन जो है, अगर आपने रिपेयर के लिए बाहर भेजा, अब मैंने इस पे तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, कि आपने रिपेयर के लिए बाहर भेजा और रिपेयर करके वो इंडिया में आ रहा है, तो पहले आपने एक्सपोर्ट किया रिपेयर के लिए, बाद में रिपेयर करके इंडिया में आ रहा है, तो वो केस में आपके ऊपर ड्यूटी लगेगी, पर जो रिपेयर कॉस्ट होगी प्लस जाने आने की फ्रेट कॉस्ट जो होगी उतनी अमाउंट पे लगेगी, टोटल मशीन के वैल्यू पे नहीं लगेगी। ओके, वहां रिपेयर कॉस्ट जितनी भी लगी होगी, और ओके टू और फ्रॉम, यानी वहां ले जाने का और लाने का जो फ्रेट लगा होगा उसके ऊपर कॉस्ट लगेगी। पर उसके लिए भी सेम कंडीशन है कि 5 years में रीइंपोर्ट होना चाहिए, गुड्स सेम होना चाहिए, ओके, और ओनर शुड भी सेम होना चाहिए। तो ये जहां बस इतना अमेंडमेंट कर लो कि यहाँ 5 years एक्सटेंडेबल अप टू 7 years होगा। डन 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 डन। तो ये था, ये मैंने आपको कवर कर लिया, रीइंपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो सर ये कहाँ मिलेगा? सेक्शन 20, तो आपको ये मिलेगा कंसेशन अंडर कस्टम्स, ये चैप्टर में, पिल्फरेज, ड्यूटी ड्रॉबैक, सॉरी पिल्फरेज, रेमिशन, अबेटमेंट, वो चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा, सेक्शन 20। डन 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 डन, बोलिए यस सर। अब आ जाओ आप वेयर हाउसिंग पे। ओके, तो वेयर हाउसिंग पे अगर आप आते हो तो सेक्शन 65 में एक छोटी सी अमेंडमेंट हुई। ओके सर, ये वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग मतलब जैसा यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो आप गुड्स कस्टम्स वेयर हाउस में रख सकते हो, पब्लिक या प्राइवेट वेयर हाउस में या स्पेशल वेयर हाउस में भी आप रख सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। याद आया कि आपका विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, सिर्फ आपको बॉन्ड देना पड़ता है और बॉन्ड की अमाउंट थ्राइस डे ड्यूटी होती है। ठीक है, चलो अब अगर हम बात करें तो उसमें सेक्शन 65 है, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर ऑपरेशन इन वेयर हाउस। मतलब क्या? समझ लो आपका कस्टम्स एरिया है, गुड्स आ गया और गुड्स आपने वेयर हाउस में रख दिया, ये आपका वेयर हाउस है। अब जब गुड्स वेयर हाउस में फैब्रिक्स आ गया, वो डायग्राम याद करो, फैब्रिक्स वेयर हाउस में आ गया, फैब्रिक से आप शर्ट बना सकते हो, प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? वेयर हाउस में कर सकते हो। अब ये जब प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आप जब वेयर हाउस में करते हो, अलाउड है, अलाउड है। कौन से सेक्शन में अलाउड है? सेक्शन 65 में अलाउड है। ओके, फिर उसमें हमने अलग अलग देखा था, वेस्ट आया तो क्या हो गया, एक्सेट्रा। तो देखो, ओनर ऑफ द वेयर हाउस गुड्स में कैरी अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और अदर ऑपरेशन इन द वेयर हाउस फॉर सच गुड्स विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर। उसमें एक प्रोविजो ऐड की है, ये प्रोविजो आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन पब्लिक इंटरेस्ट स्पेसिफाई द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑपरेशन फॉर सर्टेन गुड्स दैट आर नॉट अलाउड इन वेयर हाउस। अब देखो, गवर्नमेंट ने एक अपना पावर रखा है। अब पहले क्या था, सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अलाउड थी, लेकिन अब गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, अब हम सारी नहीं। ओके, अगर हमने कोई ऐसी प्रोसेस नोटिफाई की जो वेयर हाउस में अलाउ नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने अपने पास पावर रख लिया कि भाई हम ऐसी कुछ प्रोसेस स्पेसिफाई कर सकते हैं जो ऑपरेशन वेयर हाउस में नहीं होगी, बस खत्म। ओके, इतना सा अमेंडमेंट हुआ है। पर सर एग्जाम में आ सकता है क्या? मुझे नहीं लगता एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। उसके बाद में कस्टम टैरिफ एक्ट में टाइप्स ऑफ ड्यूटी चैप्टर में ओके एक यहाँ पे अमेंडमेंट जो हुई है, सेक्शन 67 प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ओके हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो ओके यहाँ पे प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो है सेक्शन 67 इज ओमिटेड, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपके नोट्स में से प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो है उसको स्क्रैच मार देना।
सुनना, प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो है उसको स्क्रैच मार देना, बिकॉज सेक्शन 6(7) ओमिट हो चुका है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। मतलब सेफगार्ड ड्यूटी पढ़ लेना, स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी पढ़ लेना, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल पढ़ लेना, ओके, और एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ लेना, लेकिन प्रोटेक्टिव ड्यूटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एंड दैट सेक्शन 6(7) इज ओमिटेड। डन 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 डन। चलो, उसके बाद में अप्लीकेबिलिटी ऑफ कस्टम्स एक्ट सेक्शन 8B, 9 एंड 9 है। अब देखो, अब जो है यहाँ पे एक बात कहूँ क्या, कि जो कस्टम्स एक्ट की प्रोविजन है, जैसे हमने अभी एसीडी के लिए देखी कि भाई एसीडी के रेट क्या हो गया, असेसमेंट कैसा होगा, शॉर्ट लेवी होगी तो क्या होगा, रिफंड एक्सेट्रा। तो जो बीसीडी की प्रोविजन है, ओके, बीसीडी की सारी प्रोविजन अंडर कस्टम्स एक्ट, ये सारी प्रोविजन एसीडी के लिए लागू हो जाएगी, और सेम प्रोविजन कस्टम्स एक्ट की जो बीसीडी के लिए है, वो सेम कलेक्शन मैकेनिज्म ये सेफगार्ड ड्यूटी, स्पेसिफिक सेफगार्ड ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी को भी लागू हो जाएगा। यानी सेक्शन 8B, 9 और 9 है, ओके, सेफगार्ड ड्यूटी, सीवीडी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल और एंटी डंपिंग ड्यूटी, इनको भी लागू हो जाएगा। यानी उनका भी कलेक्शन मैकेनिज्म, रेट मैकेनिज्म वैसे ही होगा जैसे कस्टम एक्ट की प्रोविजन है, तो इसमें भी कोई खास बात नहीं है। ओके, बस ये ध्यान रखना कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी कॉन्सेप्ट अब ओमिट हो चुका है, तो जहां जहां प्रोटेक्टिव ड्यूटी पढ़ोगे, ओके, वहां खुद ही स्क्रैच कर देना, ठीक है। डन 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 डन। चलिए, उसके बाद में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, तो इसमें एक्चुअली कहूँ तो ये जो अमेंडमेंट्स है, ये अमेंडमेंट्स पुरानी ही अमेंडमेंट्स है, ओके, पुरानी ही अमेंडमेंट्स है, जो लास्ट अटेम्प्ट में थी और इस बार भी मैंने दी है। ओके, तो ये अमेंडमेंट्स क्या है, चलिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, जिसको रोड टेप कहते हैं। रोड टेप में क्या हो जाता है कि अगर कुछ जो प्रोडक्ट इंडिया में आपने मैन्युफैक्चर किए और एक्सपोर्ट्स किए हैं, ओके, तो जो लोकल टैक्सेस लगते हैं, आज भी बहुत सारे लोकल टैक्सेस लगते हैं, जैसा आपको मार्केट सेस लग जाता है, ये लग जाता है, वो लग जाता है, तो उसका रिफंड देने के लिए रोड टेप स्कीम लाई गई। पर रोड टेप में डायरेक्ट रिफंड नहीं मिलता है। ओके, रोड टेप में क्या होता है, यहाँ पे कि आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है कि भाई चलो आप जो है एक्सपोर्ट कर रहे हो और जो भी आपको टैक्सेस लगे होंगे इंडिया में, तो उसका हम स्क्रिप्ट दे देते हैं आपको, जितने भी अमाउंट का टैक्स आपने दिया होगा। तो अब ये स्क्रिप्ट लेके मैं क्या करूं, पैसा तो नहीं मिला, स्क्रिप्ट लेके मैं क्या करूं। तो ये जो स्क्रिप्ट है, अगर आप कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करोगे या यहाँ पे कोई जो टैक्सेस आपको लगेंगे, तो उसमें आप ये स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे क्लास में हो और आपको टेस्ट में अच्छा मार्क मिला, तो मैंने 200 रुपीज़ का रिवॉर्ड अनाउंस किया। अगर टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिले तो 200 रुपीज़ का मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा, पर मैं रिवॉर्ड आपको कैश में नहीं दे रहा हूँ, उसकी एक स्क्रिप्ट दे रहा हूँ कि देख भाई ये स्क्रिप्ट है, तो अगर कोई भी वी स्मार्ट में एडमिशन लेगा तो ये 200 रुपीज़ उसमें से कम कर दिए जाएंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट करती है। तो ये जो स्क्रिप्ट दी जाती है, अब देखो रिवॉर्ड जो दिया जाता है, रिवॉर्ड अंडर दिस स्कीम, rebate will be granted to eligible exporter at notified rate at percentage of FOB value। यानी आप जितने अमाउंट का एक्सपोर्ट करोगे उसकी जो FOB वैल्यू होगी उसके परसेंटेज आपको ये स्क्रिप्ट दे दी जाएगी। ओके, रिवॉर्ड दिया जाएगा। वैल्यू विथ अ वैल्यू कैप पर यूनिट, उसको वैल्यू कैप भी होता है, ऑफ एलिजिबल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट वेर एवर रिक्वायर्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ द आइटम्स। फिक्स क्वांटम ऑफ रिबेट अमाउंट पर यूनिट में बी नोटिफाइड फॉर सर्टन एक्सपोर्ट आइटम। या कुछ एक्सपोर्ट आइटम के लिए फिक्स होता है कि इतनी स्क्रिप्ट दी जाएगी। अब इसमें उन्होंने ये ऐड किया है, ये आपको पढ़ना है। ओके, और देखो क्या, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट विल बी इश्यूड अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स और अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन। ओके, अब देखो, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी इशूड अगेंस्ट द एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स। अगर आपका गुड्स नोटिफाइड है तो उसकी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी, और अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन एक्सेप्ट डीम एक्सपोर्ट। अब क्या हुआ कि एडवांस ऑथराइजेशन पे भी तो बेनिफिट लगे है, लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये दिया कि अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन के अंडर भी एक्सपोर्ट करते हो तो आपको क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी, पर डीम एक्सपोर्ट में नहीं मिलेगी। या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट अंडर बाय ईओयू और एसईजेड यूनिट, और ईओयू और एसईजेड यूनिट भी अगर एक्सपोर्ट करोगे तो इनको भी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिल जाएगी। चलो, ये एक सिंपल था। दूसरा, इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ यूज आईटी एसेट। देखो, अगर कोई आप यूज आईटी एसेट इंपोर्ट करते हो, लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, प्रिंटर इंपोर्टेड, ओके, तो ये इंपोर्ट करते हो, तो जैसे यहाँ पे सेकेंड हैंड गुड्स है और ये सेकेंड हैंड गुड्स कैपिटल गुड्स है,
ओके, और ये आईटी एसेट है तो ये रिस्ट्रिक्टेड है। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कुछ कंडीशंस पर लाना आपको अलाउ होगा, या ओके यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स आप फॉलो करते हो तो अलाउ होगा। अब सिमिलर प्रोविजन उन्होंने एसईजेड टू डीटीए भी कर दी है। पहले क्या था, सिर्फ इंपोर्ट का था कि भाई इंडिया के बाहर से आप जो है ये आईटी एसेट सेकेंड हैंड नहीं ला सकते डायरेक्टली, वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम में मानी जाएगी। मतलब आपको ओके वो जो कंडीशंस है, कंडीशंस फुलफिल करके लानी पड़ेगी, फ्री हैंड नहीं ला सकते। ठीक है, अब उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन एसईजेड को एसईजेड टू डीटीए भी लगा दिया। मतलब अगर स्पेशल इकोनॉमिक जोन और में कोई यूनिट होगा और उसके पुराने लैपटॉप हो गए और वो डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में बेचना चाहता होगा, तो ऐसे केस में सेम रिस्ट्रिक्शंस उसको भी अप्लीकेबल कर दिए जाएंगे। वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम माना जाएगा, अगर कंडीशन फुलफिल होती है तो ही इंडिया में अलाउ किया जाएगा। उसके बाद में मर्चेंट ट्रेडिंग कैरिड आउट विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री परमिटेड। अब देखो क्या अर्लियर और अभी क्या है। Earlier, merchant trade of shipment of goods from one foreign country to another foreign country without touching Indian port involving Indian intermediary was allowed subject to RBI guideline। मतलब ये क्या था, पहले तो मर्चेंट ट्रेडिंग क्या होता है। मर्चेंट ट्रेडिंग होता है कि बंदा इंडिया का है और बाहर के बाहर सेल कर रहा है गुड्स का। जैसे इंडिया का बंदा है और ये यूएसए, और यूएसए से जापान गुड्स जा रहा है, यूएसए से जापान गुड्स जा रहा है और वो इंडियन पोर्ट पे टच नहीं कर रहा है, पर ये ट्रेडिंग जो कर रहा है परचेस और सेल, ये परचेस किया गया और ये सेल किया गया, और ये परचेस और सेल कौन कर रहा है, मर्चेंट ट्रेडिंग कर रहा है, ये बंदा कर रहा है परचेस और सेल, तो इसको कहा जाता है मर्चेंट ट्रेडिंग। ओके, मर्चेंट ट्रेडिंग कहा जाता है बाहर से परचेस करना और सेल करना, पर गुड्स इंडिया में नहीं आना, गुड्स इंडिया बाहर के बाहर सेल हो जाना, इसको कहा जाता है मर्चेंट ट्रेडिंग। ये तो हमने कस्टम्स में भी देखा था, आपको याद होगा तो जीएसटी में देखा था शेड्यूल 3 मर्चेंट ट्रेडिंग, हाई सी सेल वगैरह। अब देखो क्या होता था, आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से मर्चेंट ट्रेडिंग तभी हो सकता है जब यहाँ पे उसकी सब्सिडरी इंडिया में होगी और वो सब्सिडरी के थ्रू किया जा रहा है, इंटरमीडिएट के थ्रू किया जा रहा है, और ये जो इंटरमीडिएट है ये सब्सिडरी है, तो मर्चेंट ट्रेडिंग हो सकता था। लेकिन अब ओके जरूरी नहीं कि सबसे सब्सिडरी हो, अब मर्चेंट ट्रेडिंग वैसे अलाउड है कोई एक आधी स्पेसिफिक कंट्री को। मतलब अब समझ लो मैं इंडिया का ट्रेडर हूं, मैं कोई सब्सिडरी नहीं हूं, लेकिन मुझे यूएस से खरीद के जापान भेजना है, तो एक कंट्री को अब आप मर्चेंट ट्रेडिंग कर सकते हो, उन्होंने ओपन कर दिया है। आप सब्सिडरी नहीं भी होगे तो भी मर्चेंट ट्रेडिंग कर सकते हो, ये अच्छी बात उन्होंने कर ली है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन ईओयू एसईजेड इनेबल विदाउट कंप्लायंस ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर क्यूसीओ। अब देखो ये क्यूसीओ क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। अब देखो जब भी कोई गुड्स इंडिया में आता है तो उसकी क्वालिटी चेक होती है, और हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्वालिटी होनी चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट ने वो क्वालिटी चेक्स बना के रखे हैं, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से BIS कहा जाता है, उसके हिसाब से क्वालिटी चेक होता है। और ये ओके जो भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर इंपोर्टर ये गुड्स बाहर से इंडिया में लाते हैं, उनको ये क्वालिटी कंट्रोल चेक्स ऑर्डर पूरी करनी पड़ती है। लेकिन अगर कोई इनपुट्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन लाया गया, ईओयू ने लाया, एसईजे ने लाया, तो ऐसे केस में इनको अब ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के चेकिंग से रियायत दे दी गई है, इनको करने की जरूरत नहीं है। समझ लो ओके, एडवांस ऑथराइजेशन है आपके पास, आप इनपुट्स ला रहे हो, क्यों ला रहे हो, एक्सपोर्ट के लिए। ओके, एक्सपोर्ट के लिए ला रहे हो इनपुट्स, क्योंकि एडवांस पहले से आपके पास ऑथराइजेशन है, तो एडवांस ऑथराइजेशन क्या कहता है कि इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। और ये इनपुट जो लाया आपने बाहर से इंपोर्ट किया है, वो बाहर से जो इनपुट इंपोर्ट किया है, तो वो इनपुट का क्वालिटी चेक भी नहीं होगा। ओके, अगर आपका एडवांस ऑथराइजेशन ईओयू है पर उसमें कुछ कंडीशंस लगाई हुई है, क्या कंडीशंस लगाई हुई है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। प्री इंपोर्ट कंडीशंस, इनपुट मस्ट बी प्री इंपोर्टेड एंड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो जो इनपुट आपने लाया विदाउट क्वालिटी कंट्रोल चेक, वो पहले से स्पेसिफाई होना चाहिए। प्री इंपोर्ट यानी इंपोर्ट करने के पहले कौन सा इनपुट्स लाने वाले हो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। दूसरा, आप सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हो एंड एक्सपोर्ट अंडर सेम ऑथराइजेशन, और आप एक्सपोर्ट के लिए यूज करोगे, और जो एक्सपोर्ट आप इस एडवांस ऑथराइजेशन के थ्रू कर रहे हो उसमें ही आप यूज कर सकते हो। दूसरा ओके, जो आप इंपोर्ट कर रहे हो आप डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर नहीं करोगे, वो जो क्योंकि क्वालिटी चेक नहीं हुई है तो आप डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर नहीं कर पाओगे, सिर्फ आप एक्सपोर्ट के लिए यूज कर पाओगे। अगर सर स्टॉक बच गया तो डिस्ट्रॉय कर दो या री एक्सपोर्ट कर दो, पर डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर नहीं होगा। उसके बाद में इन एडिशन टू सच अनयूटिलाइज इंपोर्ट्स आर सब्जेक्ट टू ड्यूटी, इंटरेस्ट एंड अ कंपोजिशन फीस। मतलब जो भी है, जो भी अनयूटिलाइज इंपोर्ट होगा वो आप डिस्ट्रॉय करोगे तभी भी आपको ड्यूटी, इंटरेस्ट और आपको फीस लगेगी।
हाँ, डिस्ट्रॉय भी कर रहे होगे तो भी आपको उसका पैसा देना पड़ेगा अगर वो आपने यूज नहीं किया। इंडोर्समेंट, एग्जम्पशन मस्ट स्पेसिफिकली इंडोर्स इन द एडवांस ऑथराइजेशन अपॉन रिक्वेस्ट। तो जब आप एडवांस ऑथराइजेशन ले रहे हो यहाँ पे एफटीवी में, तो ये एडवांस ऑथराइजेशन लिखते वक्त ही उसमें लिखा होना चाहिए कि आप जो है यस विदाउट क्वालिटी कंट्रोल आप कुछ इनपुट्स इंपोर्ट करना चाहते हैं और ये कंडीशन फुलफिल करना चाहते हैं। और इसमें फिजिकल एक्सपोर्ट अलाउड है, डीम एक्सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो इनपुट जो आप यूज करोगे उससे जो एक्सपोर्ट गुड बनेगा वो फिजिकली एक्सपोर्ट होगा, डीम एक्सपोर्ट अलाउड नहीं है। और डीएफआई स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार करना, पता नहीं पूछेंगे नहीं पूछेंगे पर इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट की रियायत है, ओके, ये QCO का जो बेनिफिट है ये DFIA में अलाउड नहीं है, ये सिर्फ एडवांस ऑथराइजेशन में अलाउड है। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन एक स्कीम है, अगर आपने FTV पढ़ा होगा तो उसमें ये अलाउड नहीं है, बी केयरफुल। चलो डन। QCO और EOU इनको भी कंडीशंस है, ये कंडीशंस आपने पढ़ लेना कि भाई अंडरटेकिंग्स वगैरह देनी पड़ती है, तो ये आप पढ़ लो। मैंने जस्ट आपको बता दिया कि भाई कंडीशंस फुलफिल करते हो तो क्वालिटी कंट्रोल का चेक करना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो अमेंडमेंट इन इलिजिबल सप्लाईज आइटम्स कैटेगराइज अंडर रोड टैप। अब देखो रोड टैप में जो है यहाँ पे कुछ आइटम्स इन इलिजिबल थे जिसके ऊपर स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी, अब उसमें से ओमिट हो गया मतलब स्क्रिप्ट मिल जाएगी। यानी क्या, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इन ESTP और बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क यानी BTP, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क में जो गुड्स बनते थे या बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क में जो गुड्स बनते थे और एक्सपोर्ट होते थे उसको रोड टेप की स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी, लेकिन अब मिल जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्टेड इज डिस्चार्ज ऑफ EO अगेंस्ट A और DFI और स्पेशल A इशूड अंडर द ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम। हाँ, अगर आप एडवांस ऑथराइजेशन में या DFI में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको रोड टेप की स्क्रिप्ट नहीं मिलती थी, अब उसमें मिल जाएगी। सेम फॉर FTZ, EPZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पहले नहीं मिलती थी अब मिल जाएगी, ओके। और इंक्लूजन ऑफ एक्सपोर्ट मेड अंडर दिस कैटेगरी इन रोड टेप स्कीम शैल बी डिसाइडेड लेटर, ठीक है, ये जाने दो। इन सिंपल वर्ड, ओके, ESTP, BTP, एडवांस ऑथराइजेशन, DFIA, FTZ, SEZ, यहां कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होगा एक्सपोर्ट होगा तो रोड टेप अब आपको मिल जाएगा, ये सिंपल। तो यहां खत्म हो गई हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की सारी अमेंडमेंट्स, इजी थी, मैनेजेबल थी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं था, आपको समझ में आ गया। चलो अब मैं एक केस लॉ, जो केस लॉ सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन सच ये 2024 का डिसीजन है, एग्जाम में आ सकता है, लेकिन मैं आपको सच कहूँ क्या, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अभी इस बजट में 25 का बजट जो है, जो मई 25 को अप्लीकेबल नहीं है, लेकिन इस बजट में इसमें अमेंडमेंट हो गई है, ओके। जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अजीबोगरीब लिया था उसको अमेंड कर दिया गया है और ओरिजिनल प्रोविजन पर ही लेके आ गया है। सर क्या हुआ था बताता हूँ। अगर आपको याद होगा ब्लॉक क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट याद है क्या आपको? ओके, ब्लॉक क्रेडिट ITC का, ये ITC की केस मेरे को लेना है। अगर ब्लॉक क्रेडिट आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये केस में मैं आपको एक बात बता दूं, ब्लॉक क्रेडिट में पहला एक आता है सेक्शन 17(5)(c) वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा आता है 17(5)(d) और वो आता है गुड्स इन कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहां पे क्या है, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्लांट एंड मशीनरी के लिए अगर आप लेते हो तो ITC मिलेगा, और कंस्ट्रक्शन में था प्लांट और मशीनरी, कंस्ट्रक्शन में था प्लांट और मशीनरी, ठीक है। अब देखो ये क्लॉज में एंड वर्ड है, अगर आप बेयर टेक्स्ट देखते हो, अब बेयर टेक्स्ट देखने की आदत आपकी रही नहीं, ओके, पर जस्ट बता रहा हूं, और यहां वर्ड है और, तो गवर्नमेंट ने ये डिफरेंस बताया और डिफरेंस कहा कि देखो भाई प्लांट एंड मशीनरी और प्लांट और मशीनरी में डिफरेंस है। अगर हम बात क्लॉज C की करें तो वहां एंड वर्ड है, और क्लॉज D की करें तो वहां और वर्ड है। तो इसकी वजह से इफ कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व प्लांट एंड मशीनरी डिफाइंड ITC अलाउड, और D में प्लांट और मशीनरी तो आपको ITC दिया गया है। तो इससे ये दो लाइन, ये जो दो लाइन है, ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है। हुआ क्या था, ओके, सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने D क्लॉज के तहत ओके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किया था, और उसमें ये उन्होंने पॉइंट रखा था, और क्या पॉइंट रखा था
कि भाई हमारी जो बिल्डिंग है वो प्लांट मानी जाएगी। ओके, हमारी बिल्डिंग प्लांट मानी जाएगी और यहां पे वर्ड है प्लांट और मशीनरी। तो ऐसे केस में बिल्डिंग में यूज होने वाले सीमेंट, ब्रिक्स वगैरह उसके क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो कोर्ट फर्दर एक्सप्लेन दैट प्लांट और मशीनरी कुड रेफर टू आइदर प्लांट or machinery. When it comes under the construction of building, court said that if building is essential for the business, like renting, leasing, it could be considered as a plant and thus eligible for ITC. ओ तेरी, अब यहां समझ लो, कोर्ट ने क्या कहा कि अगर तुम बिल्डिंग जो है बिजनेस के लिए यूज करते हो, किसके लिए? तो लीजिंग के लिए, रेंटिंग के लिए, लीजिंग के लिए, रेंटिंग के लिए यूज करते हो, तो फिर वो प्लांट माना जाएगा। और वो प्लांट माना जाएगा तो उसमें यूज होने वाले सीमेंट, ब्रिक्स यानी कोई भी गुड्स और सर्विस के क्रेडिट मिल जाएंगे। वो एक अभी तक जो सेटल माइंड था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में क्रेडिट नहीं मिलते हैं, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मिलेंगे। अगर बिल्डिंग रेंट के लिए है, अगर बिल्डिंग यहाँ पे लीजिंग के लिए, तो मिल जाएंगे। सारी इंडस्ट्री खुश हो गई। क्यों? क्योंकि अगर तुम कोई बिल्डिंग खरीद रहे हो रेंटिंग के लिए, लीजिंग के लिए, तो आप क्रेडिट ले पाओगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। ओ भाई साहब, यहाँ पे गवर्नमेंट जैसे ही गवर्नमेंट ने ये डिसीजन देखा ना, गवर्नमेंट ने कहा कि ओ आता माजी सटकली, गवर्नमेंट ने कहा इसको अमेंड करो। 25 में अमेंड में हो गया, लेकिन वो 25 फाइनेंस एक्ट तब अप्लीकेबल होगा जब आपका अटेम्प्ट नवंबर या ऑनवर्ड्स होगा। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट अभी में है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पे चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड का केस, ओके, यहां पे अगर तुमने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की अंडर क्लॉज डी का जो रिस्ट्रिक्शन है, ओके, कि आपको गुड्स और सर्विस के यहां पे बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर ये बिल्डिंग लीजिंग के लिए, रेंटिंग के लिए यूज की जाएगी तो वो प्लांट माना जाएगा, और प्लांट माना जाएगा तो आपको बेनिफिट दिया जाएगा। ओके, तो अभी मई के लिए तो ठीक है या जून के लिए ठीक है, पर अगली बार ये अमेंडमेंट हो चुकी है। इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा। डन 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 डन। तो चलिए दोस्तों, अब हम जो है यहाँ ये भी केस लॉ हमने खत्म कर दिया, सारी चीजें मैंने कवर कर ली। एफटीपी की अमेंडमेंट्स वही है जो लास्ट एग्जाम में थी, एक बार मैंने यहाँ आपको रिवाइज कर दी, और इस तरह से एक छोटा सा लेक्चर 03 अमेंडमेंट का हमने खत्म कर दिया है, और इस तरह से मेरे तरफ से सारी अमेंडमेंट्स आपको आ चुकी है। सो दोस्तों, चलिए अब अच्छी प्रिपरेशन करो, और छोटे छोटे ऐसे मेरे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे। वैसे सोशल मीडिया ज़्यादा मत देखना, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कभी अगर देखो तो ये वीडियोस जो सैटरडे संडे कभी अगर आप देखो तो ये वीडियोस देख लेना, तो आपको डेफिनेटली ये हेल्प करेंगे। चलो, और कस्टम्स की अमेंडमेंट ये वीक में डाल दूंगा। कस्टम्स की अमेंडमेंट आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है, मतलब एक एक लेक्चर देखना है तो वैसा देख लेना, या फिर आपको पूरा एक साथ एक दिन बैठ के देख लेना है 6-7 घंटे, तो वैसे प्लानिंग कर लेना। लेकिन मैं एक एक लेक्चर डालूंगा, जिसको जैसी प्लानिंग करना है वैसा कर लेना। तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू कस्टम्स एक्ट 1962 की और एफटीपी की अमेंडमेंट्स। प्रॉपरली अच्छे से प्लान करो। ओके, टॉपिक वाइज आपने प्लानिंग कैसे करना है मैंने आपको सेशन में भी बताया था। ओके, हमारे रेगुलर सेशन में मैं पूरा एबीसी एनालिसिस आपको देता हूँ, आपने वो आखिरी लेक्चर में अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं। हाँ, और एक बात बता दूं, अमेंडमेंट समरी बन चुकी है। अमेंडमेंट समरी की नोट्स मैं अपडेट कर दूंगा इस वीक में, आपको वही वन स्टॉप सॉल्यूशन लिंक में अमेंडमेंट समरी भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ रुकते हैं। सी यू सून और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।